अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, बड़े अरसे की महंगाई की जो परेशानी थी वो गुज़िश्ता रात थोड़ी सी कम हुई है, क्योंकि पेट्रोल की कीमत में 40 रुपए और डीजल की कीमत में 15 रुपए कमी की गई गुज़िश्ता रात। और ये एक बड़ा रिलीफ समझा जा रहा है अवाम के लिए, क्योंकि बहुत एक तवील अरसा था जो महंगाई के नीचे दबी हुई थी। और अब देखना यह है कि इसका असर बाकायदा तौर पर आम आदमी तक पहुंचेगा और अशिया खुरोनोश की चीज़ों में भी जो है उनमें भी कमी, कीमतों में कमी वाक़या होगी कि नहीं, ये भी है, किरायों में कमी होगी कि नहीं। और आज मैं देख रहा था कि प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा सूबाई हुकूमतों को हदायत दी है, सूबाई वज़रा आला को, कि अब इनके ये जो इक़दाम हुआ है इसके असरात नजर आने चाहिए, ट्रिकल डाउन इफेक्ट होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि प्राइस कंट्रोल कमेटीज जो हैं वो अपना किरदार अदा करेंगी, किरायों में भी कमी वाक़या होगी। नाज़रीन, दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब 4 रोज़ा दौरे के लिए चीन रवाना हो गए हैं। और ये बीजिंग में जो तीसरी कॉन्फ्रेंस हो रही है, वन बेल्ट एंड रोड फोरम, उसमें शिरकत करेंगे। और कहा यह जा रहा है कि मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें भी होंगी, और इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ साहब की तैयारियां आने के लिए ज़ोरों पर हैं 21 अक्टूबर को। अभी भी सवाल ये भी है कि क्या साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब जेल जाएंगे, उनको राहदारी ज़मानत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे जो वकील हजरात हैं जो लॉ को समझते हैं उनका ख्याल है कि एक मुजरिम और ख़ास तौर पर मफरूर को ज़मानत शायद नहीं मिलती। अब ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि 21 अक्टूबर को इजाज़त भी मिल गई है मीनार पाकिस्तान के उसमें जलसा करने की। ये भी मामलात हैं। पीपल्स पार्टी और जो नून लीग के मामलात हैं वो भी तेज़ हो गए। आज खुर्शीद शाह साहब ने भी गुज़िश्ता रोज़ एक निजी टीवी पर बात की और उनका ये कहना था कि मियां नवाज शरीफ साहब को सोचना चाहिए और ये डील्स और इनके अब इन रास्तों से हट जाना चाहिए। और उनका ये ख्याल था कि बैकडोर की सियासत जो है वो छोड़ देनी चाहिए उनको। उस पर भी बात करेंगे। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब की और आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात भी हुई। पिछले कुछ दिन पहले हम देख रहे थे कि कुछ तल्ख जुमलों का जो है वो तबादला हो रहा था, लेकिन अब इसमें जो है मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। नाज़रीन, और प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हम ज़रा ये जो तेल की कीमतों में कमी वाक़या हुई है और अब सुनाई ये दे रहा है कि जनाब गैस जो है 100% उसकी कीमत में इजाफा करने जा रही है। तो हुकूमत तो वो एक बर्डन है, क्योंकि हर घर की ज़रूरत है गैस। तो उस पर भी बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। नाज़रीन, मैं गेस्ट का तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, सीनियर रहनुमा JUIF, राना एहसान अफजल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। फरिया इदरीस साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी, एंकर पर्सन, जर्नलिस्ट, एनालिस्ट। जी कामरान मुर्तज़ा साहब, यकीनन पीपल्स पार्टी के लीडर की स्टेटमेंट है, मियां नवाज शरीफ साहब को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये सियासत हमारी दोबारा उसी पुरानी डगर पे ही चल रही है कि ठीक है जी बैकडोर चलेंगे, मामला तय होंगे, फिर आएंगे और फिर यहाँ रहेंगे, हुकूमत करेंगे और फिर जब कोई सख्त वक्त आएगा तो फिर निकल जाएंगे? तो जो खुर्शीद शाह साहब समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ज़रा आप उस पर भी रोशनी डालेंगे कि क्या हमारे सियासी लीडरशिप जो है, जो टॉप पार्टीज़ हैं, उनकी लीडरशिप को किस तरह का माहौल जो है रखना चाहिए ताकि सियासत परवान चढ़े, डेमोक्रेसी परवान चढ़े? देखिए, अगर खुर्शीद साहब मुझसे ज़्यादा बाइलम आदमी हैं और इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे अगर उन्होंने कोई बात की है तो फिर उसको वज़न मिलना चाहिए। और अगर वो बात उनकी दुरुस्त है और कोई डील वाली चक्कर है तो फिर जो है ना, ये वो जो म्यूज़िकल चेयर जो इस मुल्क में 75-76 सालों से चल रही है और जिसका नतीजा ये है कि हमारा हमसाया जो है चांद पे पहुंच जाता है और हम जो है अपने PIA के जहाज़ों में फ्यूलिंग करने की भी जो है ना हमारे पास गुंजाइश नहीं होती है। तो इसका मेरे पास जो वाहिद जवाब है वो यही है कि आप दस्तूर पे अमल नहीं करते, तो आप उस तरह से कानून पे अमल नहीं करते जो उसकी मंशा है, जो उसकी रूह है। आप जो है आज 75-76 सालों के बाद उन लोगों से रिच होते हुए उस आबादी के दबाव
का ना होते हुए जो हिंदुस्तान की आबादी पे दबाव पर उसका आबादी का दबाव है वो कहाँ पे चले गए। 600 मिलियन डॉलर्स का उनके पास रिज़र्व है, हमारा रुपये उनके साथ 1 और 3.5 रुपए का फ़र्क आ रहा है, जो कि हमारे होश में, बल्कि होश में क्या, हमारे सामने जो है वो तकरीबन बराबर हुआ करता था, बल्कि एक वक्त था कि पाकिस्तानी रुपये भी उससे बेहतर था। तो मैं उसमें जो एक्यूज़ करता हूँ उस निज़ाम को, जिस निज़ाम में हम सब सांस ले रहे हैं और हम सब जो है ना उसमें फैसिलिटेटर का किरदार अदा कर रहे हैं, और 2-4 साल जो है ना उसका मज़ा लूटते हैं, और उसके बाद जो है ना फिर उसके जो है नुकसानात बर्दाश्त करते हैं, और फिर हमें जो है ना ये मामलात याद आते हैं कि कोई दस्तूर भी कोई चीज़ है, कोई कानून भी कोई चीज़ है। तो अगर ऐसी बात है जो खुर्शीद साहब ने की है, खुर्शीद शाह साहब ने की है, तो ये बहुत बुरी है। इससे मुल्क पहले बहुत पीछे चला गया है। हमने ये 4-5 सालों में जो सिविल स्पेस थी उसको हमने पहले ही बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, वो स्पेस नहीं रही है। ये हम सारे अगर आप कह नहीं सकते तो आप इसको सोचिए, वो स्पेस आज मौजूद नहीं है जो 5 साल पहले थी। बिल्कुल, वो उससे हमने उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया, उसको कर्टेल किया। तो जब अगर इस तरह के मामलात में आएंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि सियासत से तायब हो जाना वो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय कि इस मामलात का हिस्सा बने रहे। कामरान मिर्ज़ा साहब, इन्हीं के वज़रा जब अभी 9 अगस्त से पहले ये भी फरमाते थे कि ज़ीरो रिस्क होगा तो मियाँ नवाज शरीफ साहब आएंगे, और डील की भी बातें करते थे कि जी मामला तय होंगे, और कानूनी बात भी है, उस पर भी आपसे आएंगे। राना एहसान अफजल साहब, अब ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि जो खुर्शीद शाह साहब ने बातें की हैं कि क्यों नहीं सियासी लीडर्स जो हैं वो इस किस्म का तासुर क्यों आता है कि शायद वो कहीं पे डील करके या इन मामलात को तय करके जो है दोबारा ऊपर आने की कोशिश करते हैं। ये तासुर कैसे ख़त्म होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम लोग तो टारगेट रहे हैं। हमें तो एक एजेंडे के तहत 2017 में मियाँ साहब को पनामा से कामा निकाला गया, उनकी वजारत उज़्मा छीनी गई, उनसे पार्टी की सदारत छीनी गई, उनको जेलों में भेजा गया। अब तो बच्चा जानता है कि वो केस जाली थे, नाइंसाफ़ी की गई। एक तजर्बा पाकिस्तान के ऊपर नाफिज किया गया पीटीआई की शक्ल में, उनके नैपी चेंज होते रहे, वो बिल उनके थ्रू पास कराते रहे, और ये तब हुआ जब मुल्क चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद 10 साल मैं समझता हूँ कि एक बड़े अच्छे तरीके से जमहूरियत जो है और पॉलिटिकल स्पेस ली जा रही थी वापस। गवर्नमेंट ऑपोजिशन का भी वर्किंग रिलेशनशिप था, तो जो तजर्बा किया गया वो पाकिस्तान को पीछे लेके गया। तो हम तो अभी मियाँ साहब अगर वापस आ रहे हैं तो वो तो बड़ी ज्यादतियां झेल के आ रहे हैं। उनको तो जो है, उनको तो उनके सियासी करियर में उनको हमेशा सजा दी गई इसी बात पे, इसी बुनियाद पे कि वो पॉलिटिकल स्पेस और को वापस लेना चाहते हैं, वो जमहूरियत को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। तो कोई डील नहीं हो रही। डील क्यों होगी? डील तो तब होगी ना अगर हम गिल्टी हों। अगर मियाँ साहब गिल्टी नहीं है, मियाँ साहब के साथ टारगेटिंग की गई, उनको एक एजेंडे के तहत निकाला गया, तो क्या हम किस चीज पे डील करेंगे? तो ये जो इल्जामात जो अभी लगाए जा रहे हैं, जीरो रिस्क कहते रहे कि जब जीरो रिस्क होगा तो तब आएंगे, तो पिछले 4 साल क्या वजह थी? और दूसरा, वो जब गए थे तो 4 हफ्तों के लिए गए थे, वो अपनी मर्जी से फिर वहां पे रुके हुए थे, और इसी वजह से उनको इश्तिहारी भी डिक्लेयर किया गया, मफरूर कहा गया, मुजरिम कहा गया। नहीं, हमारा मौकफ जो सुप्रीम कोर्ट करती रही है, जो एक झुकाव सुप्रीम कोर्ट का था, जो बंदयाल साहब के दौर में जो एक तबाही हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो किसको नहीं पता कि किस तरीके से 63A की गैर कानूनी गैर आईनी तशरीह करके झोली में डाल दी गई, पंजाब हुकूमत पीटीआई के हवाले कर दी गई, और फिर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो नफरत के बीज बोए गए, उसकी मावनत की उस सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये सारा कुछ जो हुआ, ये बिल्कुल वो टाइम नहीं था वापस आने का, क्योंकि वो एजेंडा पे थी सुप्रीम कोर्ट। अब आप देखें कि पहली दफा ऐसे तारीख, पाकिस्तान की तारीख में कभी होता है कि कोई जस्टिस अपनी पावर्स गिव अप कर दे और वो ट्रांसपेरेंसी की तरफ जाए। तो आज आपको एक आईनी सुप्रीम कोर्ट नजर आ रही है, तो बिल्कुल हम समझते हैं कि इंसाफ होगा, चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। हम तो जो है वो कोई हमें फेवर नहीं चाहिए।
किसी की हमें मावनत नहीं चाहिए। राना एहसान अज़ुल साहब वही उस वक्त चीफ जस्टिस थे जिन्होंने 3 अप्रैल को इंसाफ भी दिया था आपको, और जो है वो गैर आईनी करार दिया गया था कासिम सूरी की। मीर साहब, अगर कोई आइन शिकन करता है, आइन शिकनी करता है, तो उसको सजा नहीं दी जाती? कोई सजा नहीं दी गई, ये डिक्लेयर कर दिया गया कि वो आइन शिकन है। उसके अंदर डिप्टी स्पीकर भी शामिल था, वजीर आजम भी शामिल था, सदर भी शामिल था, लेकिन उसकी सजा नहीं दी गई, मावनत की गई। उस दिन भी मावनत की गई, सजा सुनानी चाहिए थी, डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया क्योंकि एजेंडा था। तो ये कहना कि वो तो बिल्कुल ही गलत है। एक आईनी प्रोसेस के अंदर गैर आईनी तरीके से वो असर अंदाज हुए और उस पे सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल। मैं अब सेनेटर कामरान मुर्जा साहब, अब मैं आपकी तरफ जो सवाल लेके आ रहा हूं वो एक लॉयर की तरफ क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं, और उससे पहले चौधरी एतजाज अहसन साहब ने हमारे ही चैनल पे मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में एक गुफ्तगू की थी, वो जरा ब्रीफ सी जरा सुन लें, तो मैं चाहूंगा कि आप भी उस पर इलेबरेट कर दें, क्योंकि आज भी कुछ वकील यही बात कर रहे हैं। वो जरा सुन लें क्या कह रहे थे। और ये जो कहते हैं ना कि हमें बेल बिफोर अरेस्ट मिल जाएगी और प्रोटेक्टिव बेल मिल जाएगी, ये जानते ही नहीं कि कॉन्विक्ट की एब्सकॉन्डिंग पे कितनी जजमेंट्स हैं और कितनी जाबर जजमेंट्स हैं। ये तो ड्रग्स वाले भागे हुए होते हैं, ये गन रनर्स भागे हुए होते हैं, बदमाश भागे हुए होते हैं। तो वो अगर काबू आ जाए ना, जिसने कॉन्विक्ट एब्सकॉन्डर, उसका कोई राइट नहीं। जी कामरान मुर्जा साहब, वो कहते हैं जो कॉन्विक्ट हो, जो एब्सकॉन्डर हो, उसका कोई राइट नहीं है बेल का। इसको जरा थोड़ा सा एलेबरेट कर देंगे, क्योंकि यह बहस बहुत ज्यादा तेज होती जा रही है जिस तरह 21 अक्टूबर करीब आ रही है, क्योंकि बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि पूछा यह जा रहा है कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान आएंगे या जेल जाएंगे। देखिए, इसके ऊपर कोई स्ट्रेटजी बनाई होगी यकीनन नून लीग ने। मैं कानून के एक तालिब इल्म के हवाले से ज़रा खुश उम्मीद आदमी हूँ, और खुश उम्मीदी के साथ जब आप कानून के हवाले से कोई मुझसे राय मांगते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें पार्टी के इन्फ्लुएंस से आज़ाद होकर अपनी राय दूँ। सही। ये आप इस वक्त जितनी भी राय आ रही हैं, वो उसमें वो मसला ये होता है कि वो जो शख्स जिस पार्टी के साथ एफिलेटेड होता है, उसी की तरफ जो है ना उसका वो अपने आर्गूमेंट्स डेवलप कर लेता है। दोनों बातें मुमकिन हैं। ये भी मुमकिन है कि बेल ना हो, और ये भी मुमकिन है कि बेल हो जाए। ये भी दुरुस्त है कि एब्सकॉन्डर का आम तौर पे वो राइट नहीं रहता, मगर ये भी उसके साथ एक चीज़ लगी हुई है कि एक शख्स खुद आके सरेंडर कर रहा है और वो कहता है कि मुझे प्रोटेक्शन दें, और प्रोटेक्शन उस वक्त दें जब तक आप जो है ना उस केस को बरामद नहीं करवा लेते और उसको मेरिट पे सुन नहीं लेते, मेरी बेल को ईदर वे उसको डिसाइड। तो ये दोनों बातें मुमकिन हुआ करती हैं। अगर जजमेंट उनके, वो जो एतजाज साहब, मुझे बड़ा एहतराम है उनका, अगर वो कह रहे हैं कि जजमेंट इस पे बहुत हैं, तो यकीनन इस तरफ भी जजमेंट्स हैं, तो दोनों तरफ से वो है। और ये सुप्रीम कोर्ट का काम ये हुआ करता है कि अगर कहीं पे जजमेंट्स में कन्फ्लिक्ट आ रहा हो, कहीं पे एक ही मामले के मुख्तलिफ व्यूज़ हों, तो उसको सुप्रीम कोर्ट जो है उसको एक व्यू की सूरत में वो कर देती है, और उसके बाद वही लॉ ऑफ द लैंड हुआ करता है। तो ये बात कि वो बेल नहीं होगी, वो भागे हुए हैं, वो कोई क्रिमिनल हैं, ये बात एतजाज साहब, चूँकि अब उनकी भी जो है ना वो एफिलेशन सबको पता है एहतराम के बावजूद, तो इसको इस तरह से ना लीजिए। इसको इस तरह से लीजिए कि कहीं कोई कानून की किताबों में कोई प्रोहिबिशन है कि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कोई कन्विक्ट आके सरेंडर करना चाहे, तो वो सरेंडर नहीं कर सकता, और उसको जो है ना वो कोई कोर्ट अकोमोडेट नहीं कर सकती। इस पे कोई चीज़ नहीं है। हमारे पास ये एक वक्त था जब एब्सेंशिया में सज़ाएँ हुआ करती थी। अब वो भी कन्विक्ट होता था और वो भी डिक्लेयर्ड एब्सकॉन्डर हुआ करता था, भले वो कभी गिरफ्तार नहीं हुआ था। उसको हम चैलेंज किया करते थे, रिट फाइल करते थे, रिट में हम उसको सरेंडर करवाते थे, और सरेंडर कराने के नतीजे में कोर्ट जो है, मैं आपको बलूचिस्तान हाई कोर्ट केस पे वो दे सकता हूँ
वो कोर्ट उसको अकोमोडेट करती थी कि ठीक है जी, इसको फर्दर आर्डर्स जो है गिरफ्तार ना किया जाए, मीन वाली ये इतने की श्योरिटी फर्निश कर दे। फिर उसके बाद वो केसेस रिमांड कर दिया करते थे कोर्ट्स, और वो कहते थे जाएं, जो आपकी ट्रायल कोर्ट है उसके पास जाइए, और उसके बाद जाने के बाद जो भी है वो उसके फेट का फैसला करें केस का। तो ये होता रहा है, कोई अनहोनी नहीं है। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा कि मियाँ साहब ने जो किया ठीक किया या गलत किया, केस ठीक है या गलत है, मगर दोनों बातें मुमकिन है। ये हो सकता है कि वो उसको उनकी बेल प्ली को जो है वो इंटरटेन कर लें, ये हो सकता है कि वो उसको इंटरटेन न करे, मगर खुदा के वास्ते जो है जिसने फैसला करना है ये फैसला उसी पे रहने दे। मैं और आप बैठ के टेलीविजन पे ना डिसाइड। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। राना एहसान अफजल साहब, चलें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जिस तरह ही तेल की कीमतों में कमी वाक़या हुई तो PMLN के एक्टिविस्ट जो कि सोशल मीडिया पे उन्होंने कहा जी देखें मियाँ साहब की आमद है और तेल आवाम को रिलीफ मिल गया। तो अब इसके साथ जो गैस की 100% कीमत बढ़ाई जा रही है उसको भी ओन करेंगे कि मियाँ साहब की वजह से ही हो रहा है? देखिए, मैं आपको अगर टेक्निकली तौर पे कुछ आपके व्यूअर्स को भी अगर मैं समझाना चाहूँ तो मैं उनको ये कहूँगा कि जब हम छोड़ के गए हुकूमत ये PDM की, तो हमने IMF के मुआहदे को ना सिर्फ बहाल किया, हमने बड़े मुश्किल इकदाम उठाए, जैसे बिजली को बढ़ाया, पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाया, हमने गैस की कीमत को भी रीबेसिंग की। तो ये जाती हुई हुकूमतें नहीं करती, लेकिन हम ये अनपॉपुलर फैसले करके गए, और उसकी वजह से आज जो आप बेहतरी देख रहे हैं, जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के थ्रू आज की केयर टेकर हुकूमत ने एक्सचेंज रेट को बेहतर किया है और दीगर जो बेहतरियां आपको नजर आ रही हैं, ये वो बेसिस है जो हम छोड़ के गए। अगर हम IMF का मुआहदा इंटैक्ट ना छोड़ के जाते, हम भी फील गुड फैक्टर जाली दे जाते, बिजली सस्ती कर जाते, पेट्रोल सस्ता कर जाते, तो आज आप डिफॉल्ट से बचने की बातें कर रहे होते कि डिफॉल्ट में मुल्क जा रहा है, हम कैसे बचाएं। तो बिल्कुल हमारा क्रेडिट है कि जिस जिम्मेदारी से हमने हुकूमत को छोड़ा, एक ट्रांजिशन की, वो पहले नहीं की। जब हमें हुकूमत मिली थी जमीर साहब, तो IMF के मुआहदे को फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया गया था, साजिश की गई थी पाकिस्तान की मईशत के साथ। तो हम ये जो बेहतरी आ रही है, ये उस जिम्मेदारी के जो फैसले किए गए उसके तसलसल में आ रही है। मैं तो समझता हूं, मेरा पॉइंट है कि पेट्रोल की सियासत को हमें। राना एहसान अफजल साहब, आपने अभी बोला है कि जो मौजूदा केयर टेकर सेटअप ने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर नॉट अ रॉकेट साइंस। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स तो मिफ्ता इस्माइल साहब भी ले सकते थे और इसाक डार साहब भी ले सकते थे, लेकिन नहीं हुआ। वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वाज नॉट अ पॉलिसी डिसीजन इन कॉन्करेंस विद दी IMF एग्रीमेंट और IMF के साथ जो मामला चल रहे थे। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, वो आपकी अपनी डोमेन ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर लेने थे। नहीं, देखिए, इसको भी मैं, अगर आप मुझे टाइम दे तो मैं इसको समझा दूंगा कि ये हमने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए, स्मगलिंग पे भी क्रैकडाउन किया, और हमने एक्सचेंज कंपनीज को भी फाइन किया, बैंकिंग सेक्टर को भी किया, सब कुछ किया। लेकिन यहाँ जरा लार्ज स्केल पे हो रहा है, उसकी एक मेजर वजह बनी कि जो IMF का जब ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ, तो आपने डिटरमिन किया कि ओपन मार्केट लीड करेगी और 1.25% का गैप होगा इंटर बैंक से। ओपन मार्केट डिटरमिन करेगी कि आगे इंटर बैंक का क्या रेट होगा। जब ये मुआहदा हुआ, तो जो स्पेकुलेशन ओपन मार्केट में हो रही थी, ये फिर लाजिम हो गया कि क्रैकडाउन किया जाए, वरना आपका एक्सचेंज रेट कंट्रोल नहीं होनी थी। तो ये अच्छे इकदामात हैं, लेकिन हमने भी किए। ओनरशिप देखें, स्मगलिंग तभी तो चलें अब गैस की प्राइसेस भी अपना, यकीनन आपने कहा कि रियासत बचाने के लिए सियासत कुर्बान की। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का नाज़रीन, ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारे साथ फरिया इदरीस साहिबा भी होंगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। फरिया इदरीस साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। फरिया, अभी जो पॉलिटिकल, जिस तरह पहले JUIF में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कुछ एक्सचेंज हो रहे थे, PMLN और पीपल्स पार्टी के तो अभी भी हो रहे हैं। मैंने अभी खुर्शीद शाह साहब का शॉट भी सुनाया, वो भी कुछ मशवरा दे रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब को कि बैकडोर चैनल्स अब चलाना छोड़ दें और आवाम की उमंगों पे सियासत करें, और ये बहुत ज़रूरी है। आज मौलाना फजलुर रहमान की और
आसिफ अली जरदारी साहब की भी मुलाकात हुई है। आप कैसे देखते हैं कि ये अब एक तो ये कि मैं आज ही सुन रहा था एक चैनल पे ये भी कहा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी शायद अभी इतनी एक्टिव नहीं है और पंजाब में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई है ही नहीं है, और सिंध में भी अभी उस तरह उन्होंने अपना मसल शो करना शुरू नहीं किया। आप कैसे देखती हैं आने वाले दिनों की डेवलपमेंट्स? थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर टू बी ऑन योर शो। देखिए, जो सियासी हलचल तो होती रहती है। बैकडोर चैनल्स, खुशीशा साहब ने एक बयान दिया है, सीनियर पॉलिटिशियन है, लेकिन बैकडोर चैनल्स भी ओपन होते हैं, बैकडोर बातचीत भी होती है। ये सब पाकिस्तान की सियासत का एक हिस्सा है और मुझे नहीं लगता कि ये कभी भी तरीक़ेकार ख़त्म होने वाला है। ये ऐसी चलनी है सियासत। इस वक्त जो मामला है वो एक बहुत बड़ा, आप समझें, टर्निंग इवेंट होने जा रहा है पंजाब की सियासत में, जिससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सियासत बड़ी हद तक तब्दील होगी, क्योंकि मियां नवाज शरीफ की वापसी जो कि काफ़ी अरसे बाद हो रही है, एक ऐसी सूरत हाल में हो रही है जहां माहौल ये बन गया है, वेदर यू लाइक इट और नॉट, ये माहौल बन चुका है कि PMLN फेवरेट है, PMLN के हक में हवाएं चल रही हैं। PMLN हमेशा बड़े लंबे अरसे तक पंजाब की लार्जेस्ट पार्टी रही है। इवन 2018 में जब हर तरीके से PMLN को कटेल किया गया था, उसके बावजूद उन्होंने बड़ी खातिरख्वाह नंबर में वोट्स ले लिए थे पंजाब से। उसके बाद लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि PMLN छोटी छोटी कॉर्नर मीटिंग्स करी है, लोगों को एक्टिवेट करने की कोशिश करी है तब्दीली के लिए, लेकिन लोगों का वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। सो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें बहुत बहुत ज़्यादा स्टेक्स हैं पाकिस्तान की सियासत की, पंजाब की सियासत की, मियां नवाज शरीफ की वापसी से। जो एक बयानिया बनाया है PMLN ने, आप देखें, बड़े केयरफुली क्राफ्टेड बयानिया है जिसमें नवाज शरीफ एक तरफ और शहबाज शरीफ एक तरफ है। अफसोसनाक तौर पर उन्होंने जो प्रेजेंटेशन की है नवाज शरीफ साहब को एज अ हीरो बनाने की, जिनके ज़माने में पेट्रोल की एक ख़ास कीमत थी, जिनके ज़माने में मोटरवेज बने, जिनके ज़माने में तरक्की की राह पे गामज़न हुआ पाकिस्तान, उसको जब आप 16 महीने की हुकूमत से, जो कि अगेन PMLN की हुकूमत है मगर शहबाज शरीफ की हुकूमत है, उससे कंपेयर करते हैं तो वो एक बिल्कुल अलग सूरत हाल नजर आती है। सो बाय डिफॉल्ट PML ने अपने ही बयानिए से जहाँ पे नवाज शरीफ को हीरो बनाया है, शहबाज शरीफ को जीरो भी बनाया है। अब ये बयानिया टेस्ट करने का टाइम आ रहा है, और टेस्ट कैसे होगा कि जैसे नवाज शरीफ पाकिस्तान आते हैं, कितनी तादाद में लोग आएंगे, लोगों का रिस्पॉन्स क्या होगा, केयरफुली गेज किया जा रहा है इस तमाम मामले को। पीपल्स पार्टी की सियासत इस वक्त उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। पंजाब में बड़े अरसे से, आज की बात नहीं है ये, बड़े अरसे से ये बात नजर आ रही है कि पीपल्स पार्टी की वो रीच नहीं रही जो एक जमाने में वो एंजॉय करती थी। जो पंजाब की फरिया एक चीज, अबाउट 4-5 मंथ्स या 6-7 मंथ्स बैक जब आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो साहब लाहौर में बैठ के बड़े एक्टिव हुए और उस वक्त तक अभी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी नहीं बनी थी, तो उस वक्त उनका एक क्लेम सामने आ रहा था कि कम से कम साउथ पंजाब तो अब वापस रीगेन कर गई है पीपल्स पार्टी। लेकिन हमने देखा कि IPP के बनने के बाद जरा पीपल्स पार्टी में भी थोड़ी सी खामोशी नजर आई कि जो एक स्ट्रांग होल्ड समझ रहे थे कि जी साउथ पंजाब भी मिल जाएगा वापस, वो भी शायद अब उनके हाथ से निकल रहा है, क्योंकि जहांगीर खान तरीन जैसा भी है समझा यही जाता है कि बड़ा स्ट्रांग होल्ड है उनका साउथ पे। देखिए, खामोशी जो है वो फिर नाराजगी में भी तब्दील हुई। आपको याद होगा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिलावल भुट्टो के बारे में प्रिडिक्ट कर दिया गया था कि वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। पंजाब से कितनी सीटें मिलेंगी, एक जनरल असम्पशन थी कि क्योंकि PTI की अक्सरियत, पंजाब की जो लीडरशिप है वो पीपल्स पार्टी से टूटकर PTI में गई थी, उन्होंने वापस आएंगे तो वो पीपल्स पार्टी में ही आएंगे। लेकिन मसला ये हुआ कि खुद जो हल्के की सियासत करते हैं उन्होंने जब गेज करके बताया कि हम आज़ाद तो लड़ सकते हैं, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी से लड़ेंगे तो इस वक्त बिल्कुल भी ये सूरत हाल नहीं है कि हम ये सीट जीत सकेंगे। तो जो ये एक अजम्पशन थी कि ये लोग वापस, हमारा वोट बैंक आएगा, वापस ये लोग आएंगे, उसको धचका पहुंचा। उसके साथ नेशनली अभी नजर आ रहा है कि पंजाब की सियासत में पीपल्स पार्टी इस वक्त उस तरीके से शामिल नहीं होगी जो कि उस वक्त अस्यूम किया जा रहा था। सिंध का मामला बिल्कुल फर्क है। सिंध में इस वक्त भी पीपल्स पार्टी लीड कर रही है। पीपल्स पार्टी को पता है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट वो बना लेगी। जो अलायंस बना है उनके खिलाफ, वो GDA का, वो हमेशा से बनता रहा है और उससे कोई खास नुकसान नहीं होगा। कराची में भी आप देखें ना कि MQM को जो इकट्ठा किया गया,
पीपल्स पार्टी ये भी समझ रही थी कि कराची में, क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात में बिल्कुल फरिया, इस वक्त जो सिंध में, बिल्कुल यू आर राइट, सिंध में जो JUIF और MQM और GDA जो मिल गए हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ, और बैंक इस पर भी किया जा रहा है कि जो रही सही मतलब PMLN है, इतनी नहीं एक्टिव है, वो भी इसी उसमें अलायंस में जाएगी अगेंस्ट पीपल्स पार्टी, वो भी एक है। बिल्कुल सेनेटर कामरान मुर्जा साहब, आज मैं सुन रहा था, बल्कि 1-2 दिन पहले कहीं पे हमदुल्ला साहब ने, आपके सीनियर रहनुमा जिनके ऊपर बहुत खौफनाक हमला हुआ था, और उनकी इयादत के लिए सब गए, पीपल्स पार्टी वाले भी गए, बिलावल ने भी इयादत की, लेकिन उन्होंने गिला किया कि हमारे साथ PDM में होते हुए PMLN के किसी एक बंदे ने ना उनको फ़ोन किया, ना उनकी इयादत की। अब JUIF दोबारा जो है पीपल्स पार्टी से उनके अच्छे रवाबात शुरू हो गए हैं, तो ये आने वाले दिनों में, क्योंकि पीपल्स पार्टी और मौलाना साहब का थोड़ा सा डिफरेंस इस बात पे था कि मौलाना साहब कह रहे थे कि मईशत पहले, इंतखाबात जब भी हो जाएं, मौसम सर्द होगा, और रीजंस और भी बहुत सारी दी उन्होंने। पीपल्स पार्टी का ख्याल था कि नहीं, अब हमें इंतखाबात ही चाहिए। तो ये एक जो है, अब दोबारा मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। देखिए, हमारे मामला पीपल्स पार्टी के साथ भी कभी इतने ख़राब नहीं हुए और नून लीग के साथ भी कभी ख़राब नहीं हुए। ये यकीनन गिला बनता है, वो PDM के तर्जुमान थे, तो PDM को अगर अपने स्पोक्स पर्सन पे हमला, दहशतगर्दी का हमला होने के नतीजे में उनके ज़ख्मी होने पर भी कोई उनका हाल वाल नहीं करता, तो यकीनन जो है ना, ये एक इंसानी दुख का इजहार उन्होंने किया है जो उनको हुआ होगा। सियासत चूँकि थोड़ी सी इससे मुख्तलिफ होती है या बाला होती है, उसमें बाज़ औक़ात ज़ात को हम अपनी माइनस कर देते हैं, तो सियासत में ये चीज़ें नहीं लिया करते, और इसकी वजह से, इन बातों की वजह से कोई इत्तेहाद बनते या बिगड़ते नहीं हैं। मगर बहरहाल ये एक दुख की बात है, और अगर कोई खुदा न खास्ता किसी को मसला हुआ है, और बहुत बड़ा मसला था, कोई एक आम बीमारी भी नहीं थी उनकी, तो उनको 2 जगह पे, मतलब वो जो हमारे लोग 84 लोग शहीद हुए हैं बाजोड़ में, उसमें भी वो इनवाइटेड थे और उस पर भी हमला हुआ था, और वो इंसिडेंटली उधर नहीं जा सके, और उसके बाद जब जा रहे थे कहीं कोयटा से मस्तूम की तरफ, तो उनको टारगेट किया गया, और बाल बाल बचे हैं। गाड़ी की हालत देखें तो आदमी को हैरानगी होती है कि अंदर वाले बच कैसे गए, अल्लाह पाक ने बचाया उनको। मगर बहरहाल इन दोस्तों को अपने स्पोक्स पर्सन का, वो तो फिर खाली JUI के नहीं थे, वो इनके स्पोक्स पर्सन थे, उनका कोई हाल वाल को पूछ लेते तो अच्छा होता, हम भी खुश हो जाते कि चलो जो समाजी आदाब हैं, उन समाजी आदाब के मुताबिक जो है एक आदमी को उन्होंने पूछ लिया, तो नहीं पूछा तो चले, उनकी अपनी मसरूफियात होगी, हम ज़्यादा गिला भी नहीं करते हैं। सही, लेकिन अब जो मुलाकातें जो मौलाना साहब एक्टिव हुए हैं, जो एक इंतखाबात के हवाले से एक मौक़िफ़ था मौलाना साहब का, पीपल्स पार्टी उस मौक़िफ़ से जो है वो सहमत नहीं थी। नहीं, उसमें मौक़िफ़ देखिए हमारा भी यही था, उसमें मईशत जो है वो तबाह हाल है, बर्बाद है। आपने गैस का भी जिक्र किया, सिर्फ जुलाई से सितंबर जो है 46 अरब रुपये का इजाफा हुआ है इसमें नुकसानात का। गैस के हवाले से नुकसानात, असल नुकसानात ज़ाहिर है वो इससे अलावा होंगे, मगर इसमें जो इजाफा है ये जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने के अंदर 46 अरब रुपये। तो जब 46 अरब रुपए का इतना बड़ा नुकसान जो है ना, वो हम एक फील्ड में कर रहे हैं। आपको पता है कि हमारे जहाज़ जो है वो फ्यूलिंग के लिए जो है ना खड़े हैं। हम चूँकि टेल एंड पे आते हैं बलूचिस्तान वाले, तो हमारे यहाँ तो जो है ना जब मर्ज़ी इनका, जब दिल चाहे तो वो कहते हैं कि चले जो कहीं और जाके जहाज़ किधर और लगा लो, इधर का जहाज़ हटा दो, या अगर कोई फ्यूल, अगर इधर का फ्यूल पड़ उसमें जहाज़ भर में है भी है तो इसका फ्यूल निकाल के दूसरे में डाल लेते हैं। तो ये मुल्क की हालत चल रही है, अल्लाह पाक रहम करे। मगर ये इसके लिए, इस हालत के लिए आप कहेंगे कि जी इससे 16 महीने आपने भी गुजारे, मगर उससे पहले भी लोगों ने गुजारे, और ये एक मुसलसल अमल है जो हमने मुल्क को नुकसान पहुंचाने का रवा रखा हुआ है, सियासी हुकूमतों ने भी और गैर सियासी हुकूमतों ने भी। ये सिर्फ एक दिन का शाखसाना नहीं है, ये 75-76 सालों का शाखसाना है।
अगर इसको और आगे इसको वसी करना है बात को, तो डॉलर्स की कीमत देखिए आप गिर गई है ना, मगर डॉलर ये सबको पता है कहाँ जा रहा था, ये सबको पता है कि जब जा रहा था तो उधर मैं और आप रास्ते में नहीं खड़े थे, कोई और खड़ा था रास्ते में। तो ये सारी बातों को जो है ना वो बैठ के अगर मामलात को हल करना है तो फिर सिर्फ ये नहीं होगा कि जो है ना सियासतदान चोर है, फिर जो मामलात हल करने हैं, जहाँ पे हल करने हैं वो हल होने चाहिए। सही, बिल्कुल सही। राना एहसान साहब, मुझे मालूम है आपने जाना है, लेकिन फरिया को मैं जाने नहीं दूंगा क्योंकि उन्होंने लेट ज्वाइन किया, तो आई टेक अनदर 7-8 मिनट्स। मैं कामरान मुर्तज़ा साहब आपके पास भी वापस आता हूँ। राना एहसान अफजल साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब से मिले थे तो उन्होंने कुछ प्रपोजल्स रखे थे रिगार्डिंग इलेक्शंस, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि वो वापस उनको उस पर क्या हुई, क्या मौक़िफ़ पे आ गए कि मान गए जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का मौक़िफ़ था कि जी इंतखाबात तो यकीनन हैं, ज़रूरी हैं, लेकिन बहुत सर्द मौसम, पंजाब में भी वो फॉग होती है, नॉर्दर्न एरियाज़ में बर्फ़, फिर दहशत गर्दी भी खुदा न खास्ता दोबारा सर उठा रही थी, तो ये सारी चीज़ों पे क्या रिएक्शन, क्या अभी तक जवाब दिया आपने? देखिए, सबसे पहले तो जो वाक़या हाफिज़ हमदुल्ला साहब के साथ हुआ वो काबिल मज़म्मत है, जितनी भी उसकी मज़म्मत की जाए, और अल्लाह ताला ने शुक्र है उनको उनकी ज़िंदगी महफूज रखी, और हम सब उनसे यकजहती का इजहार करते हैं। और बिल्कुल अगर PMLN की तरफ से किसी ने राब्ता नहीं किया तो ये गलत है। वो बेशक PDM के स्पोक्स पर्सन होते ना होते, किसी और जमात से होते, तो तब भी फ़र्ज़ बनता है सबका कि उनसे हमदर्दी का इजहार करें, उनसे पूछें। तो ये मैं गिला जो है अपनी लीडरशिप को ज़रूर मैं पहुंचाऊंगा। देखें, जो आपका सवाल है उसमें जो दहशत गर्दी का मामला है वो एक संगीन इशू है। किसी के लिए भी एक खौफ व हरास के अंदर इलेक्शन की कैंपेन करना बड़ा मुश्किल है, और उस प्रोसेस में उसके ऊपर अगर जानी हमला हो जाए तो ये किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं है। तो मैं समझता हूं कि यहाँ इधर इस मामले पे तो हमारी लीडरशिप जो है इलेक्शन कमीशन से, और जो केयर टेकर सेटअप है, चाहे वो सूबाई हो वफाकी हो, उसको इंश्योर करना चाहिए है कि लोगों की जानें महफूज रहें इस दौर के अंदर। ख़ास करके जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको सिक्योरिटी का, और ये जो हालात जो टेररिज्म राइज कर रहा है ये वाकई बहुत तफसीशनाक है, और इसको हमें रोकना होगा। तो ये तो एक जेन्युइन इशू है जो जिसको टेक केयर करना, जिसकी का एक जवाब, मुस्बत जवाब आना केयर टेकर निजाम से, ECP से बिल्कुल उनका बनता है कि इस पे वो श्योरिटी दें। तो राना एहसान साहब मुझे बताएं, वो कौन सा बैरोमीटर होगा जिस पे ये नापा जाएगा कि अब हालात साजगार हैं, तो अब ठीक है, सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद है? क्योंकि JUIF पे तो हमले होना शुरू हुए हैं बहुत, मतलब ये दूसरा हमला हुआ था सेनेटर हमदुल्ला साहब के ऊपर, क्योंकि बाजौड़ में भी वही टारगेट थे। देखें, जब ये बात होती है तो 2013 का इलेक्शन या उससे पिछला इलेक्शन याद करा दिया जाता है कि हालात इससे भी बदतर थे। बिल्कुल बदतर होंगे, लेकिन ये माहौल किसी के लिए साजगार नहीं है कि कोई खौफ व हरास में करे। ये तो एक डिमांड हमारी केयर टेकर सेटअप से है, जो ECP है उससे है कि इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। इलेक्शन आखिर जिंदगी से इम्पोर्टेंट तो नहीं है कि इलेक्शन, तो ये मैं ये नहीं कह रहा इलेक्शन, अगर खुदा ना खास्ता अगर ये सब चीज़ें मुआफिक नहीं होती तो आप मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो मौक़िफ़ है उस पर मतलब मान लेंगे उनकी बातों को? देखें, जो मौसम का मसला है वो तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं, जहां बर्फबारी के इम्कानात हैं, वो क्लियर करें। एडमिनिस्ट्रेशन तो मौसम को कंट्रोल नहीं करती ना। चल नहीं, माय पॉइंट इज कि क्या मतलब इतना रूम रखा हुआ है कि मतलब थोड़ा सा रिलैक्सेशन है इसमें? नहीं, मैं समझता हूँ इलेक्शन 60 दिनों के अंदर होने चाहिए। डीलिमिटेशन के बाद हमारी पार्टी का भी यही मौक़िफ़ है, लेकिन ये जो कंसर्न्स हैं ये सीरियस कंसर्न्स हैं। मौसम का भी मैं नहीं कह रहा कि मौसम ठीक कर देगी ECP, लेकिन उसके इंतजामात तो वो जरूर कर सकती है कि अगर बर्फबारी हो जाए तो फिर रोड क्लियर कराना, डिस्ट्रिक्ट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ये जिम्मेदारियां पूरी कर सकती है कि आई अंडरस्टैंड, लेकिन अब फॉग को तो नहीं वो क्लियर कर सकते। बट एनीहाउ आपका पॉइंट आ गया, आई अंडरस्टैंड। मैं जाऊंगा फरिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक मौक़िफ़ था जिस पे अभी कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी बात की है। पीपल्स पार्टी जो है वो इसी मौक़िफ़ पे कि नहीं जी इंतखाबात और फौरी इंतखाबात, और वही जो है PMLN से गुजारिश की है। इनकी बातें सुनकर कुछ फील हो रहा है कि शायद इनके पास भी कुछ रिलैक्स मतलब डेट्स का टाइम रिलैक्स हो सकते हैं। आपको क्या लगता है?
इजाजत है तो राना साहब से एक सवाल पूछ सकती हूँ? आपके प्रोग्राम में मौजूद है, एडवाइजर टू पीएम रहे हैं इलेक्शन के हवाले से, अगर आप जमीन मुझे इजाजत जी राना साहब, फरिया आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। राना साहब, आपको बड़ी मुबारक हो, राजा रियाज ने ज्वाइन कर लिया PMLN को, ऑपोजिशन लीडर रहे हैं आपके साथ, तो आप उन्हें मुबारकबाद देंगे और क्या आप उनके ऑर्डर में अपनी टिकट का क्लेम छोड़ देंगे या उधर से ही कॉन्टेस्ट करेंगे जब भी इलेक्शन हो? देखिए, मैं उनको वेलकम तो कहता हूं पार्टी के अंदर, लेकिन मैं टिकट का क्लेम अपना नहीं छोड़ूंगा और मैं पार्टी के साथ अपना केस लड़ूंगा और इस उम्मीद पे लड़ूंगा कि टिकट मुझे ही मिलेगी। तो ये जब तक फैसला नहीं होता मैं अपनी जंग जारी रखूंगा अपने टिकट के लिए। चले जी फरिया, अब आप जवाब दे। हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम सपोर्ट करते हैं, ऑफ कोर्स भी सपोर्ट टिकट्स भी मिलनी चाहिए, बिल्कुल हार्ड वर्क के थ्रू मिलना चाहिए। सो ये थैंक यू फॉर आंसरिंग दैट। इलेक्शन के लिए मुझे तो इस वक्त बहुत दूर लग रहे हैं इलेक्शन, और मुझे ये कहते हुए बहुत तकलीफ होती है क्योंकि बहरहाल पाकिस्तान इज अ डेमोक्रेसी और मेरे ख्याल से पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है और उसके अंदर इलेक्शंस हमेशा जितने मर्जी सवालात उठाएं, लेकिन बहरहाल इलेक्शन होते रहे हैं। हमने कंसेक्यूटिव गवर्नमेंट्स देखी हैं। ये जो इस वक्त सूरत हाल है ये किसी भी तरीके से कंड्यूसिव नहीं है, मगर जो आप, ये तो एक आइडियोलॉजिकल स्टेटमेंट है या हम सब चाहेंगे कि इलेक्शंस हो। हैविंग सेड दैट, जब आप ग्राउंड की रियलिटी देखते हैं, जो आप लीडर्स की स्टेटमेंट देखते हैं, जो आप इस वक्त का माहौल देखते हैं, उसमें इलेक्शन जो है मुझे नहीं नजर आ रही, कम से कम क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि जिन्होंने इलेक्शन कराने हैं, जिन्होंने इलेक्शन लड़ने हैं, जो कि जिनकी डायरेक्ट स्टेक्स है, जब उनमें ही ये क्लैरिटी नहीं है, तो मैं तो एक रिपोर्टर हूँ, मैं तो एक मैसेंजर हूँ, मैं कहाँ से ये क्लैरिटी लेकर आऊँ? तो अभी बहुत वक्त है, अल्लाह ताला मामला ठीक रखे, लेकिन जो ये स्टेटमेंट आई है मौलाना फजल रहमान की, ये ऐसी ही उन्होंने स्टेटमेंट हवा में नहीं की है। नहीं, बट फरिया, डू यू सब्सक्राइब टू व्हाट मौलाना साहब हैज सेड कि जी दीज आर द रीजंस जिनकी वजह से उन्होंने बात की? ऑब्वियसली मौलाना फजल रहमान की स्टेटमेंट से सब्सक्राइब करना या उसको एंडोर्स करना तो किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। हम जानते हैं कि 2018 में जब इलेक्शन की डेट दी गई थी वो इन्हीं महीनों के दौरान दी गई थी, फिर मोहतरमा की शहादत हो गई, उसके बाद इलेक्शन हुए। सर्दियों में 2008 होते हैं, बहुत ज्यादा सर्द ममालिक में भी इलेक्शन होते हैं, सो ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ रीजन। I understand. सेनेटर कामरान मिर्जा साहब, यकीनन सवालात तो बहुत सारे हैं, फरिया को थोड़े से इब्हाम है और अभी ये इब्हाम चल भी रहा है, बहुत जगहों पे ये बात हो भी रही है। अगर वैलिड रीजंस हैं मौलाना फजल रहमान साहब की, तो उनको तो फिर बाकायदा तमाम सियासी जमातों को कन्विंस करने की कोशिश करनी चाहिए कि भाई ये दीज आर लेजिटिमेट कंसर्न। देखिए इसकी दो तीन एंगल से लीजिए। मौलाना साहब ने कभी क्या ये कहा है कि अगर फलां महीने में इलेक्शन होंगे तो हम उसमें हिस्सा नहीं लेंगे? नहीं, ऐसी बात तो नहीं की। सही। तो जब नहीं की तो ना वाली बात तो नहीं है, एक ओपिनियन दिया जा रहा है कि ये महीना दुरुस्त नहीं है। अच्छा, बीबी के हवाले से, वो शहादत के हवाले से जो है ना वो बात होती है कि जी उस वक्त भी जो है ना फलां महीने में हुआ था और उस वजह से जो है ना आगे लेट हो गए थे, तो उस वक्त भी जो है ना ये तो हमको याद रह सकता है इतनी पुरानी बात कि फ़लाँ महीना मुकर्रर हुआ था और उसके बाद जो है ना वो उसमें पोस्टपोन्ड हुए और फ़लाँ महीने में हो गए। मगर किस किस ने अपनी राय दी थी वो तो ज़ाहिर है इतना माइन्यूटली जो है ना वो किसी को याद नहीं होगा। मगर ये तो कम से कम सब दोस्तों को याद होगा कि मार्च के महीने में लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन थे और PTI की पिटीशन आई थी मौसम के हवाले से सूबा खैबर पख्तूनख्वा में। ये तो हम सबको याद होगा ना, एबटाबाद बेंच में, तो वो भी उनकी राय थी। हुआ या नहीं हुआ, हालांकि मार्च में मौसम बहुत खुल गया होता है, दिन बड़े हो गए होते हैं, जनवरी में जो है ना मौसम बहुत उसमें सख्ती होती है। मगर इसके बावजूद जो है ना आपके प्रोग्राम में ये हम कमिट कर रहे हैं कि इलेक्शन जब भी होगा हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, मगर उसमें मौसम के हवाले से अपने जो हमें कत्ल किया जा रहा है उसके हवाले से हम राय देने का हक तो रखते हैं। हमारे साथ जो सलूक हो रहा है, लोगों के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड में जो है ज़्यादा से ज़्यादा किसी को जलसा नहीं करने दिया जा रहा ना। हमारे साथ तो ये है कि हमारे जलसों में हमारे लोगों को शहीद किया जा रहा है। तो इस बारे में अगर हम कोई राय देते हैं तो इसको किसी और चीज़ से, नेगेटिव चीज़ से जोड़ देना मेरा ख्याल है हमारे साथ ज़्यादा। जी, बहुत
बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर कामरान मिर्जा, राना एहसान अफजल साहब और फरिया अदरीस साहिबा। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो हमारे साथ होंगे मोहम्मद आरिफ साहब, एक्सपर्ट हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर के और मईशत पे भी गहरी नजर रखते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें इस सेगमेंट में ज्वाइन किया मोहम्मद आरिफ साहब ने, एक्सपर्ट हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर के। और जो अभी रिलीफ मिला है, बहुत बड़ा रिलीफ कहा जा रहा है, 40 रुपए पेट्रोल की कीमत में और 15 रुपए डीजल की कीमत में कमी वाक़या हुई है, इस पर भी बात करेंगे। और फिर आइंदा आने वाले दिनों में क्या मजीद रिलीफ या जिस तरह बातें हो रही हैं कि गैस के नर्ख बढ़ाए जाएंगे, इस पर भी बात करेंगे। मोहम्मद आरिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। एक तो ये सर मुझे बताएं कि ये कितना देर पा होगा ये रिलीफ आने वाले दिनों में, क्योंकि एवरी 15 डेज जो है रिव्यू होना है। जी बिल्कुल। इंटरनेशनल मार्केट का कोई इम्पैक्ट है जो डॉलर रुपी डॉलर पैरिटी की? इस वक्त जो कम हुआ है एसेंशियली दो मेजर इम्पैक्ट हैं, दो मेजर वो जिसको कहते हैं ना कंपोनेंट्स के इम्पैक्ट हैं। एक कंपोनेंट है कि जो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की प्राइस है वो थोड़ी सी डाउन थी पिछले 15 दिन के अंदर, उसकी एवरेज। दूसरा इम्पैक्ट इसका ये है कि डॉलर का कन्वर्जन रेट बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। ये मतलब करंट गवर्नमेंट ने बड़ा उसको कंट्रोल किया, डॉलर की कन्वर्जन को, डॉलर के एक्सचेंज रेट को स्टेबिलिटी लेके आए हैं और उस स्टेबिलिटी का एक अच्छा खासा इम्पैक्ट नज़र आया है इसके अंदर, ये प्राइस पर रिडक्शन हुई है। सही। तो ये जो है एक तो इंटरनेशनल मार्केट के ट्रेंड्स कैसे लग रहे हैं, क्योंकि पहले तो यूक्रेन की वजह से था, अब जो है मिडिल ईस्ट इज गेटिंग हॉट। जी 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 बिल्कुल, आपने सही पॉइंट आउट किया। अभी ये मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह करे कि ये सस्टेनेबल हो, लेकिन अगर मिडिल ईस्ट का ये इश्यू अगर थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हुआ तो दिस में गो आउट ऑफ प्रोपोर्शन। ठीक है जी, फिर वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहेगा, उसका इम्पैक्ट फिर प्राइसेस बढ़ भी सकती हैं और कम होने का चांस तो सिर्फ इस शक्ल में है कि वहाँ पे स्टेबिलिटी रहे और हम इंटरनल कास्ट कंपोनेंट जो है गवर्नमेंट जो है जैसे लगी भी है हर एंगल को वो देखने के लिए, लॉसेस को, थेफ्ट को, उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। तो फिर अगर ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर ले, हो सकता है हम प्राइसेस कंटेन कर लें। सही। इट विल डिपेंड ऑन अवर एबिलिटी एज वेल। दोनों चीजें जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो ऑब्वियसली दैट इज बियॉन्ड अवर कंट्रोल, बट बहुत से ऐसे फैक्टर रशिया और सऊदी अरेबिया ने जो प्रोडक्शन कर्टेल की जी वो उसका इम्पैक्ट आएगा प्राइस पे, अभी आएगा, उसका आएगा, बिल्कुल आएगा उसका प्राइस, डिस्पाइट के वर्ल्ड लीडर्स ने उनको कहा कि ना करें, जी कहा है, लेकिन उन्होंने की है। जो हुआ कंट्रोल बेसिकली हाथ उनके हाथ में है जी, प्रोडक्शन तो उन्होंने कर दी है। अब जब वो उसको किया है, कंट्रोल किया है, तो उसका मकसद ये है कि प्राइस को थोड़ा सा जैकअप करने के लिए उन्होंने किया है, तो उसका इम्पैक्ट आएगा। लेकिन अगेन हैविंग सेड दैट, जो हमारा 315 और 300 से 16 तक जो थी, बिल्कुल वो नंबर टच अल्लाह करे अब दोबारा ना हो, उस वजह से कि हमारा करेंसी एक्सचेंज रेट जो कंट्रोल हुआ है ना, उसकी वजह से हमारी बाइंग पावर अगर कंट्रोल में रही, नहीं देखिए उसमें इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। ट्रिकल डाउन इफेक्ट बहुत खूबसूरत आपने खुद ही बात की कि उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट एंटायर इकोनॉमी पे जाएगा। एक इकोनॉमिक एक जिसको कहते हैं साइकिल री एनर्जाइज हो जाएगा, चल पड़ेगा, तो इसका इम्पैक्ट आएगा और फिर उस इम्पैक्ट की वजह से जो प्राइसेस हैं वो कंटेन हो जाएंगी। जैसे अभी आपका जैसे इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा है, एक्सेप्शनली आई है, वो इंशाल्लाह हमारे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी तो वो बेहतर हो जाएगा। सो बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जो ऑल पॉजिटिव इंडिकेटर्स, ठीक है ना। और उसमें कि देखिए जी, हर चीज़ को, इन चीज़ों को रेगुलेट करने का जो सबसे बड़ी बात है कि पीछे बिहाइंड प्लानिंग और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग वो कितनी हो रही है, उसी पे डिपेंड करता है। बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किया और उसकी वजह से बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि पॉलिसी डिसीजन से तो बहुत देते रहे लेकिन उससे इम्पैक्ट नहीं आया था, खासतौर पर रुपी डॉलर पैरिटी के हवाले से। बिल्कुल। अब जो खबरें आ रही हैं कि गैस के नरखों में इजाफा किया जाएगा, तो लोग, क्योंकि ये मोहम्मद आरिफ साहब, ये एक एवरी हाउस होल्ड का गैस, जी बिल्कुल, गैस की कीमत में जी एक चीज़ तो इनएविटेबल है कि गैस की कीमत में इजाफा होना है, ठीक है। उसमें इजाफा भी इस वजह से होना है
करेंसी एक्सचेंज रेट भी है, इंटरनेशनल ऑयल प्राइस भी, और पिछले 6 महीने की, क्योंकि गैस की प्राइस 6 महीने के बाद या साल के बाद, इफेक्टिवली गैस की प्राइस साल के बाद बढ़ती है, तो वो पूरे साल का जो फ्लक्चुएशन करेंसी की और इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की प्राइस है वो रिफ्लेक्ट होती है गैस प्राइसिंग में। सबसे बड़ा कंपोनेंट ये है, एवरीबॉडी नीड टू अंडरस्टैंड इट, क्योंकि गैस का प्राइस आइसोलेशन में नहीं है, बाकी कंपीटिंग एनर्जीज के साथ ही जाती है ये, नंबर 1। नंबर 2, गैस की प्राइस बढ़ने में हमारी लोकल इनएफिशिएंसीज ऑफ द गैस ट्रांसमिशन कंपनी और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज बहुत मैटर करती है, और वो इनएफिशिएंट हैं। मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से गुजारिश कर रहा हूँ, मैं गैस रेगुलेटर रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि गैस कंपनीज के अंदर एफिशिएंसी बेहतर करने का बड़ा स्कोप है। सर हमने गैस रिजर्व्स भी तो तबाह किए ना, सीएनजी स्टेशंस, इसी वजह से सर वो देखिए, उस पे मैं आपको किसी वक्त अगर आप फरमाएं तो मैं आई कैन गिव यू लॉट ऑफ टाइम ऑन दैट, कि वो तो मैं उसको कहता हूँ कि वी प्लान्ड फेल्यूर्स। ओके, हमारे एनर्जी के जानबूझ के हमने प्लान करके फेल हुए हैं, हम ऐसे नहीं हुए, ठीक है ना। और हर स्टेप पे जैसे आपने बहुत खूबसूरती से सीएनजी का आपने इंडिकेट किया, स्टार्टिंग फ्रॉम 90, कोइंसिडेंटली ये जो पॉलिटिकल हुकूमतें आई हैं उस वक्त से हमारे क्राइसिस शुरू हो गए, एनर्जी पीछे पीछे पीछे। वो क्या हुआ है, पहले सीएनजी लगानी शुरू कर रही धड़ाधड़, उसमें सिर्फ गैस कम नहीं हुई, उसमें जो हमारा प्रॉब्लम हुआ है 8 से 10 बिलियन डॉलर फॉरेन एक्सचेंज हमने बाहर भेजा है, कंप्रेसर मंगाए हैं, सीएनजी के सिस्टम, किटें, सिलेंडर्स, ये सारी चीजें हमने इंपोर्ट की हैं। सही, ऑब्वियसली हमारा ड्रेन हुआ है फॉरेन। एक्सक्यूज मी, फिर क्या हुआ है, इन एडिशन टू दैट लोकल हमारी जमीनें की प्लाट्स, जो कमर्शियल प्लाट सड़कों के किनारे हर कोने पे, वो जनाब हमने उस पर्पस के लिए डेडिकेट कर दिया। उससे बेहतर भी कोई चीज़ और भी हो सकती है। वो सारे लोकल वो बहुत सी कास्ट आई है, जो इन एडिशन टू 8-10 बिलियन डॉलर जो रफली मैं कह रहा हूँ, इतने ही 8-10 बिलियन रुपया जो है वो इन चीज़ों पे हमारा लगा। गैस पे हमारी बहुत सारी इंडस्ट्री बैंक करती है, गैस वो एक बड़ा नहीं, वो मैं सर उधर ही आ रहा हूँ, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, बॉयलर्स हैं, हमारी बेसिकली ये इल प्लानिंग थी कि हमने ये नहीं देखा कि रिजर्व्स के स्पीड से डिप्लीट हो रहे हैं, हमने ये नहीं देखा कि हमारी अदरवाइज इकोनॉमिक सेक्टर्स जो है उनको गैस की डिमांड फ्यूचर में क्या होगी। हमने सीधा सीधा कहा, आज एनालिसिस किया कि आज पेट्रोल की कीमत ये है, अगर गैस हम देंगे तो पेट्रोल से सस्ती है और हमारा ऑयल इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा। दैट वाज द ओनली फैक्टर, प्रॉबेबली ओनली फैक्टर विच वाज कंसिडर्ड टू टेक ए डिसीजन के लिए हमने सीएनजी को प्रमोट करना है। बाकी एक्सटर्नैलिटीज को कोई कंसिडर नहीं किया गया था। अगर वो कंसिडर किया जाता, नाउ वी आर इंपोर्टिंग मतलब एलपीजी मेरे ख्याल में, और वो भी हम सिस्टम में डाल रहे हैं। एलएनजी आती है पहले लिक्विड फॉर्म में है, वो तो हमारे दो। अब ये प्राइस जो है ये उसका भी, क्योंकि वो भी इंपोर्टेड फैक्टर है उसका, तो उसका भी मतलब इम्पैक्ट आएगा जो प्राइस अब इंक्रीज करने जा रहे हैं। एग्जैक्टली उसका आएगा। जो एलएनजी इंपोर्टेड गैस है उसको आप सिंपल जुबान में इंपोर्टेड गैस कहें, जो इंपोर्टेड गैस है उसकी प्राइस रफली हमारी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गैस की से 300% ज़्यादा है। से अगर $3 लोकल है तो वो $9, या अगर वो $15 है तो ये तकरीबन $5-6 पे आती है डोमेस्टिक गैस की प्राइस। सो वो जो गैस है जो इंपोर्ट हम करते हैं वो गैस भी इसी सिस्टम के अंदर डाइल्यूट होती है। और लास्ट ईयर मार्च में ओगरा ऑर्डिनेंस में जो अमेंडमेंट आई थी, जिसकी बैक थी बाई दी IMF एंड वर्ल्ड बैंक की, जनाब आप इसको करें, वो ये था कि वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ गैस करें, कि लोकल और इंपोर्टेड गैसेस की जो कास्ट है उसको वेटेड एवरेज करके तो अब कंज्यूमर को, तो जब वो टैरिफ्स है, जब वो महंगी उसमें डाइल्यूट होगी और उसमें टैरिफ ज़ाहिर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। सो इसका ये अभी ये जो 100% इजाफे की बात की जा रही है, डू यू एग्री टू दैट? रफली स्पीकिंग, अगर ये रेगुलेटर केयरफुली इसको नंबर्स को मॉनिटर करे और बहुत सिंसियरिटी और ऑनेस्टी के साथ अगर इसको देखा जाए तो इंक्रीज कुछ जरूर होगी, लेकिन इस एक्सटेंट तक नहीं। क्योंकि अब देखते हैं ना कि गर्मियां खत्म होती हैं, उस वक्त बिजली का टैरिफ कहाँ पे गया होता है, और सर्दियां आती हैं तो गैस का टैरिफ होता है। और गैस के टैरिफ में और बहुत से इश्यूज हैं, वो मतलब जैसे है कि जी अच्छा जी, जो ही आपकी कंजम्पशन बढ़ती है फिर आप एक और स्लैब में चले जाते हैं। बिल्कुल, जस्ट वो लास्ट ईयर जो इंट्रोड्यूस कराया था, पर्सनली मैं उससे भी एग्री नहीं करता फ्रैंकली। वो इस वजह से देखें, so you have been a regulator, but I wish कि we would have more time। आपसे मैं मजीद इस पर बात करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह अभी हम आपको मजीद ज्यादा वक्त के लिए फिर दोबारा दावत देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आरिफ साहब, माजरत से प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।